गाजा पर बम गिरे, गाजा के अस्पताल पर बम गिरे तो नेतन्याहू मुजरिम नहीं है, और ईरान का मिसाइल अगर अस्पताल पे गिर गया इसराइल के तो बोला ये तो अमानवीय प्रकृति। बट कोई अमानवीय प्रकृति नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कोई अमानवीय नहीं है। जब दुनिया में मानवीयता खत्म तुमने कर दी है। अब एक और बड़ी बात बताऊं, ये भारत के लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, भारत के उन अंधभक्तों को कह रहा हूं और भारत के राजनेताओं को भी कह रहा हूं, दुनिया को यह तय करना चाहिए। भारत को विश्वगुरु बनने का अवसर बार बार आ रहा, मगर हमारा नेतृत्व अक्षम है। मैं ये कैमरे पर कहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे निशाने पर क्यों न ले लिया जाए। देखिए, आतंकवाद से हमारा देश जूझ रहा, कई घटनाएं घटी। अभी लेटेस्ट घटना इतनी बड़ी घटी थी कि पड़ोसी देश से हमारा युद्ध भी हो गया था। आतंकवाद को प्रायोजित करता है पाकिस्तान। देखिएगा, पॉइंट समझिएगा व्यूअर्स, पाकिस्तान का आर्मी चीफ आतंकवाद का कमांडर है या नहीं है? है या नहीं है? मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है वो आतंकवाद का भी प्रमुख है या नहीं है? खाली इतना जवाब हमको दीजिए। अंधभक्तों तुम बताओ, है या नहीं है? और उस आसिम मुनीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। 13 जून को अचानक से ईरान और इजराइल के बीच हमले शुरू हो जाते हैं। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जाती हैं और तब से लेकर अब तक ये कारवां लगातार जारी है। इस पूरी जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है। पहले लगातार खबरें आ रही थी कि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में विवाद चल रहा है, लेकिन अब इजराइल और ईरान जंग के बीच में आ गया। ऐसे में आखिर इस जंग की शुरुआत कैसे हुई? क्यों दोनों देश एक दूसरे के साथ लगातार जूझ रहे हैं और अमेरिका इसमें क्या रोल निभा रहा है? अमेरिका क्यों लगातार जो है ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है? इसी को तफसील से समझने के लिए हमारे साथ गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सर मेरा यही है कि लोगों को ये तो पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में लगातार बमबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं, एक दूसरे पर मिसाइल दोनों देश गिरा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? इस चीज़ की शुरुआत क्या हुई है? आम भाषा में आम लोगों को समझाने के लिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, भारतीय भाषा में एक शब्द है सामंतवाद, बहुत प्रसिद्ध शब्द है, जिसको आप सामंतवाद मनुवाद कहते हैं। उसमें क्या है? उसमें यह है कि सुपरमेसी, मतलब मैं हूं, तुम हो, मेरी जगह ये है, तुम्हारी जगह वो है। ये कोई इतिहास के पन्ने में नहीं है, आज भी सामंतवाद मनुवाद दुनिया के अंदर मौजूद है, उसकी शक्ल बदल गई है। जैसे अमेरिका दुनिया में सबसे पहले परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने वाला राष्ट्र अमेरिका है। परमाणु का दुरुपयोग भी पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने किया तो अमेरिका ने किया। अब अमेरिका परमाणु संपन्न है और गिनती नहीं है कि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो दुनिया के दूसरे देशों को कहता है कि मैं हूं, तुम नहीं कर सकते ये काम। अब अमेरिका के बाद किसी ने हिम्मत जुटाई और रशिया ने बना लिया, तो दो धारा में दुनिया बदल गया। फिर चाइना ने बना लिया, जर्मनी ने बना लिया, फ्रांस ने बना लिया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने बना लिया, फिर हमारे देश भारत ने बना लिया, पाकिस्तान ने बना लिया। और सुनिए, दुनिया जानती है, जानकर अनभिज्ञ नहीं बना जाता, दुनिया जानती है कि इसराइल भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है, लेकिन उसने उसकी घोषणा नहीं की है। सवाल नंबर 1, अगर दुनिया का एक संगठन है जिसको संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के जितने भी अंग हैं राष्ट्रीय स्तर के, सबको सारे देशों में समान रूप से काम करना चाहिए। अगर अप्रसार संधि पर इसराइल ने हस्ताक्षर नहीं किया तो वो मुजरिम नहीं है। परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया तो वो मुजरिम नहीं है। पाकिस्तान ने हस्ताक्षर नहीं किया तो वो मुजरिम नहीं है, और अगर ईरान ने हस्ताक्षर नहीं किया तो मुजरिम है। ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। एक ये बात हो गई। कह रहे हैं ना सर, ईरान ने तो कहा था कि हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? मैं कह रहा हूं क्यों नहीं बनाएंगे। आपने क्यों बना लिया? अगर इसराइल ये कहता है कि हम किसी को परमाणु संपन्न होते नहीं देखेंगे, तो नेतन्याहू के मां ने अगर दूध पिलाया, वो अपनी बाप का बेटा है, तो भारत पे हमला करके दिखाए। भारत में भी तो परमाणु बम है। पाकिस्तान पे हमला करके दिखाए, छोड़िए भारत को, भारत से तो उसका बाप क्या ज्यादा भी न भिड़ सकता है। पाकिस्तान पे जरा हमला करके दिखाए, और छोड़ो जिस परमाणु संपन्न नहीं है वो किंग जोन सनकी से भिड़ के दिखाए ना। मसला मिडिल ईस्ट के बैलेंस का है, मसला तेल का है, लड़ाई तेल गैस प्राकृतिक संसाधनों का है। भारत में आप देखते होंगे जो सामंतवादी शक्तियां हैं वो प्राकृतिक संसाधनों पर, जो हमारे मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं,
उनसे वो शक्तियां छीन कर अपने कब्जे में लाती हैं। एन केन प्रकारेण केंद्र द्वारा, राज्य द्वारा, कानून के द्वारा, बल के द्वारा, छल के द्वारा, जैसे भी हो, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचा जाता है। सो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, वैश्विक स्तर पर भी प्राकृतिक संसाधनों पर कैसे कब्जा हो, कैसे नकेल हो। गल्फ का जो पूरा रेंज है, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, तुर्की हो, यूएई हो, बहरीन हो, ओमान हो, कतर हो, मस्कत हो, अबुधाबी हो या फिर ईरान हो, यहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा हैं, तेल है, गैस है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अमेरिका चाहता है कि इस पर मेरा कब्जा हो, दूसरे मुल्क चाहते हैं कि मेरा कब्जा हो। लड़ाई कब्जे की है। अब उसमें अगर ये जो उत्पादक देश हैं, जो ऑयल और गैस उत्पादन करते हैं, अगर ये खुद ही परमाणु संपन्न हो जाएंगे, खुद ही ताकतवर हो जाएंगे, तो उन संसाधनों का पर पूर्ण रूप से उनका नियंत्रण हो जाएगा। वो किसी ताकतवर के अधीनस्थ होकर, किसी शक्तिशाली के अधीन रहकर काम नहीं करेंगे। यानी तेल उत्पादन करे ईरान, रेट तय करे अमेरिका, वाह रे अमेरिका। तेल उत्पादन करे सऊदी अरबिया, रेट तय करे अमेरिका। कोई यूएनओ नहीं है दुनिया में, ड्रामा है। यूएनओ क्या है? यूएनओ की टीम जब फिलिस्तीन खाना देने जाती है वो भूखे बच्चों को, पहली बात तो उसको बम क्यों मारा? नेतन्याहू ने किस हैसियत से मारा? वो तो परमाणु राष्ट्र नहीं था। 1948 में जब डिवीजन हो गया, उसी बर्तानिया ने डिवीजन किया, उसी बर्तानिया ने सीमांकन किया, उसी बर्तानिया ने बॉर्डर बनाया और इसराइल को कहा यहां तुम रहोगे, यहां ये रहेंगे, अरब के लोग रहेंगे। फिर उस सीमा का उल्लंघन अगर इसराइल करता है तो बर्तानिया जैसे मक्कार देश को पहले इसराइल को दंडित करना चाहिए, लेकिन सब इसराइल के साथ खड़े हैं और फिलिस्तीन का जो हश्र है वो दुनिया के सामने है। गाजा को बर्बाद कर दिया, राख बना दिया। गाजा पर बम गिरे, गाजा के अस्पताल पर बम गिरे तो नेतन्याहू मुजरिम नहीं है, और ईरान का मिसाइल अगर अस्पताल पे गिर गया इसराइल के तो बोलो ये तो अमानवीय प्रकृति। बट कोई अमानवीय प्रकृति नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कोई अमानवीय नहीं है। जब दुनिया में मानवीयता खत्म तुमने कर दी है। अब एक और बड़ी बात बताऊं, ये भारत के लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, भारत के उन अंधभक्तों को कह रहा हूं और भारत के राजनेताओं को भी कह रहा हूं। दुनिया को यह तय करना चाहिए, भारत को विश्वगुरु बनने का अवसर बार बार आ रहा, मगर हमारा नेतृत्व अक्षम है। मैं ये कैमरे पर कहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे निशाने पर क्यों न ले लिया जाए। देखिए, आतंकवाद से हमारा देश जूझ रहा, कई घटनाएं घटी। अभी लेटेस्ट घटना इतनी बड़ी घटी थी कि पड़ोसी देश से हमारा युद्ध भी हो गया था। आतंकवाद को प्रायोजित करता है पाकिस्तान। देखिएगा, पॉइंट समझिएगा व्यूअर्स, पाकिस्तान का आर्मी चीफ आतंकवाद का कमांडर है या नहीं है? है या नहीं है? मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है वो आतंकवाद का भी प्रमुख है या नहीं है? खाली इतना जवाब हमको दीजिए। अंधभक्तों तुम बताओ है या नहीं है? और उस आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप, ढोल और ट्रंप जो है लंच पे बुलाकर बोलता है माय फ्रेंड, सुनिए, भारत को फौरन अमेरिका का दूतावास खाली करवाना चाहिए और अमेरिका से अपने राजदूत वापस बुलाने चाहिए। आतंकवाद का सबसे बड़ा पोषक, आतंकवाद का सूत्रधार, आतंकवाद का जन्नी अगर कोई है तो वो अमेरिका है। जब तक दुनिया तय नहीं करेगी, टोपी देख लिया तो आतंकवादी हो गए। और वो गोरे चिट्टे अंग्रेज जिन्होंने भारत को लूट लिया, ट्रक लूट कर ले गए, पूरी गाड़ी, मालगाड़ी और जहाज भर कर ले गए, पानी का जहाज भर कर ले गए। अंधभक्तों, इतिहास या तो पढ़ लो, समझ लो। सिंपल सा लॉजिक है कि आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप की यह हिम्मत कैसे हुई? अभी तो हमारा युद्ध हुआ यार। टोपी का जिक्र सर आपने किया, इजराइल और ईरान के पूरा ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लगातार भारत में ऐसी खबरें कही जा रही हैं कि देखिए मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की जा रही है इसको। मुस्लिम एंगल यहाँ भी दिया जा रहा। ईरान जो है वो मुस्लिम बहुल्य देश है, इस्लामिक कंट्री है। करो तो रासलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला, जो कहावत है। मतलब आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप लंच करा, वो ठीक है। और हमारी रिश्तेदारी भी अगर पाकिस्तान में बाप दादा से कोई है, था ही, पुराने रिश्तेदार सबके हैं। जब मनमोहन सिंह के हो सकते हैं, जब लाल कृष्ण आडवाणी के हो सकते हैं, तो हमारे भी हो सकते हैं अखंड भारत में। लेकिन हम बात तक नहीं कर सकते अपने रिश्तेदार से, डर से कि कहीं ट्रेस न कर लिया जाए, तुमने पाकिस्तान से बात क्यों की। और डोनाल्ड ट्रंप यहां आएगा और आप पलकें बिछाएंगे और आप उससे एग्रीमेंट और सौदेबाजी करेंगे और हमको आतंकवादी कहेंगे। आप कभी आतंकवादी से नहीं लड़ सकते।
पहले आतंकवाद को परिभाषित करना होगा, पहले आतंकवाद डिफाइन होना चाहिए कि आतंकवाद है क्या। अब अभी आतंकवादी घटना कौन कर रहा है, इसराइल या ईरान, यहां अब आना पड़ेगा। ये आप बताइए कि ईरान ने पहल किया इस हमले में, ये इसराइल ने किया। इसराइल ने जो पहले हमला किया तो उसने जवाब क्या पेश किया, उसने क्या दुनिया को बताया पता है आपको? उसने कहा चूंकि ईरान एटमी हथियार बना रहा था इसलिए हमने मार दिया। अबे तू इतना बड़ा मतलब अपने आप को बॉस हो गया, चूंकि बना रहा था। अबे वो एटम बम बनाए, परमाणु बनाए, कुछ बनाए, अपने घर में खाए या मर जाए, तू कौन होता है उसके घर में दाखिल होने वाला? अब उसके जवाब में इसने तो कभी सपने में सोचा नहीं था ईरान की ताकत को। इसको ये लग रहा था कि हिजबुल्लाह से निमटे हैं, हम्मास से निमटे। हम्मास नॉन स्टेट था, उसका कोई मुल्क नहीं था, वो तो एक संगठन था। ठीक है, किसी के रहमो करम पर वो लड़ रहा था, तब तो तुझे पसीने छुड़ा दिए। नेतन्याहू तेरे माँ ने दूध पिलाया है, पहले उस हम्मास के कब्जे से अपने उस कैदी को तो छोड़ा के बता दे दुनिया के सामने, बड़ा मूसाद है मेरा और मेरी फौज दुनिया में ताकतवर है। उस बेचारे सड़क छाप हम्मास से, जो सड़क छाप है हम्मास, मैं कहता हूं एक संगठन है, उसको आतंकवादी संगठन कहिए या फ्रीडम फाइटर कहिए, वो दुनिया अपने अपने नजरिए से कुछ भी कहे, खुद को फ्रीडम फाइटर बताता है, वो बताता है। और अलग अलग देश, अमेरिका के कहने पर, अमेरिका कहता पहले ये आतंकवादी है, तो फिर दुनिया भी कहती है आतंकवादी है। अमेरिका कह दे ये बहुत अच्छा आदमी है नेतन्याहू, तो दुनिया करे नेतन्याहू अच्छा आदमी। हमारे प्रधानमंत्री भी नेतन्याहू को पकड़ दे माई फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप को भी बोले थे माई फ्रेंड, तो अब मोदी जी तो माई फ्रेंड तो चला गया, वहां आसिम मुनीर को बोल दिया माई फ्रेंड। अब क्या होगा बात समझिए। तो कोई बयान नहीं आया हमारे प्रधानमंत्री जी का इस पर। बहरहाल हम लोग प्रतीक्षा रहते हैं कि भारत की क्या फॉरेन पॉलिसी होती है उस पर हम लोगों को बोलने का। लेकिन एक लाइन, तो हम्मास और हिजबुल्लाह से वो लड़कर ये सोच रहा था कि ईरान भी इसी टाइप का कोई होगा। ईरान ने जो रिटलेट किया, ईरान ने जो जवाब दिया, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो दुनिया देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं हुई, 4 बार जहाज लेके आया, 4 बार भागा है। ये पता है कि नहीं? आज भी भाग गया, आज उसके फाइटर जेट वापस गए। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, व्यूवर्स को पता है। तो 4 बार जहाज लेके आया, 4 बार भागा है, और आज ईरान के विदेश मंत्री को जिनेवा बुलाया गया। क्यों बुलाया गया भाई? वो तो आतंकवादी है, तुम जिनेवा क्यों बुला रहे हो? क्यों उससे बात कर रहे हो? तुम तो कह रहे हो सिर्फ इसलिए कि अच्छा एक और तर्क देखिए, ये डेमोक्रेसी को भी पहले परिभाषित करना होगा। दुनिया का डेमोक्रेसी का ठेकेदार बन रहा है अमेरिका और बर्तानिया। ठीक है, दुनिया में तख्ता पलट के कारोबार कर रहा है अमेरिका और बर्तानिया, डेमोक्रेसी का ठेकेदार। लेकिन ईरान में इलेक्टेड सरकार, ईरान इस्लामी जमहूरिया उसका नाम है, जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी। ठीक है, और ऐसी डेमोक्रेसी जहां यहूदी 15 से 16 हजार रह रहे हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित रह रहे हैं, सारे अधिकार उनके संरक्षण के साथ हैं वहां, वो डेमोक्रेसी है। और जिस अरब के इशारे पर सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, ओमान, अबू धाबी, कुवैत, यूएई, ये कहीं डेमोक्रेसी नहीं है, राजशाही है और अमेरिका का ये पिछलग्गू है। अबे अमेरिकियों, हमें डेमोक्रेसी सिखा रहा है तू? हम डेमोक्रेसी के जननी। ये लोकतंत्र विरोधी माने प्रवृत्ति का है अमेरिका। इसको लोकतंत्र से मतलब नहीं है, इसको नोट तंत्र से मतलब है, इसको व्यवसाय करना है। इसने तो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी कहा था कि बिजनेस का हमने धमकी देके युद्ध बंद करवा दिया, और ट्रेड के चलते ऑन रूट। तो ये व्यापारी है, ये लुटेरा, व्यापारी ही लुटेरा होता है। आपको पता है ना, कभी ब्लैक कर देगा, कभी व्हाइट कर देगा, कभी क्राइसिस मार्केट में किसी आइटम का कर देगा, छुपा लेगा। तो जमाखोर, दुनिया जहान, ये सारा व्यापारियों के साथ ये सारी चीजें। तो अमेरिका से दुनिया को सावधान होने की आवश्यकता है। एक आखिरी बात आज बताता हूं, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के जमाने में भी अमेरिका धमकाया था भारत को, याद है कि नहीं? अमेरिका पाकिस्तान के साथ खुलकर था, बेड़ा भी भेजने वाला था, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा अमेरिका तू बेड़ा भेज या पूरा अमेरिका उठा के ले आ, मैं तो पाकिस्तान को घुटनों पर लाऊंगा। और 90,000 सैनिकों को, दुनिया ने वो तस्वीर देखी, घुटनों के बल लाकर, घुटनों के बल 90,000 सैनिकों को रखवाया। इंदिरा गांधी की ये ताकत थी, और पाकिस्तान को 2 हिस्से में बंटवाया। अमेरिका से डरने वाला प्रधानमंत्री बोलेगा 56 इंच का सीना, अमेरिका का चमचा। आज अमेरिका क्या खेल खेल रहा पहले समझिए। अमेरिका क्या कहां जाएगा? भारत की क्या पॉलिसी है यार, फॉरेन पॉलिसी? चीन अलग
मैंने अमेरिका ने तो ये भी कहा था कि हमने सीज फायर कराया इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में। अरे वो करवाया तो वो तो उस पे बहस तो विपक्ष के लोग कर ही रहे हैं। मेरा एक अलग तर्क है, भारत की क्या पॉलिसी है, ये इसराइल के साथ है कि ईरान के साथ है। आज तक यूएनओ में कश्मीर मुद्दे पर जितने भी वोटिंग हुए हैं, ईरान ने हमेशा भारत के पक्ष में मतदान किया था। लेकिन भारत की इतनी पॉलिसी गलत हुई, फॉरेन पॉलिसी, कि आज ईरान पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को अमेरिका ने बुलाया, आसिम मुनीर को खाना खिलाया, बोला बेटा सब कुछ करना, ईरान का साथ मत देना। देखो मैंने भारत से तुमको बचाया था। बोला हाँ सर बचाया था। बोला बस तुम अपनी जगह पर रहना, ईरान की मदद मत करना। तो अब मेरा को लेकर सर मेरा सवाल है कि देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम देश कह रहे हैं, जैसे रूस ने कह दिया कि भाई हम ईरान के साथ खड़े हैं, चीन ने कह दिया, लेकिन भारत अपना स्टैंड कहीं भी क्लियर नहीं कर रहा है, जिसको लेकर लोग लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं कि भैया भारत है किस तरफ, क्या वो ईरान को सपोर्ट करेगा, क्या वो इजराइल को सपोर्ट करेगा। खुलकर किसी भी पक्ष में नहीं बोला जा रहा है। कहा जाता है कि मोदी जी युद्ध विराम करा देते हैं, लेकिन इस बार तो मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं, ये तो इस पॉलिसी के तो हम समर्थक हैं कि कबीरा खरा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम इस युद्ध में, जंग में, भारत शांति प्रिय देश है, भारत गुट निरपेक्ष देश, हमारी जो पॉलिसी रही है वो मैं बता रहा हूँ। हमेशा से यही तो भारत को इसके पक्ष में या उसके पक्ष में बोलने का तो सवाल भी नहीं पैदा होता। शांति की अपील तो की जा सकती है। लेकिन हाँ, भाभी मोदी जी के पास एक अपॉर्चुनिटी था, गोल्डन चांस था कि इनको मध्यस्थता का मार्ग ढूंढना चाहिए। और ईरान भी इनकी बात टाल नहीं सकता और इसराइल भी इनकी बात टाल नहीं सकता। इतनी शक्ति है। लेकिन शक्ति का इस्तेमाल तो इंदिरा गांधी से सीखिए, शक्ति का इस्तेमाल मोदी जी से मत सीखिए। मोदी जी से 300 कौन था, 75, 76, 77, 78, 69 कितना है, 70, अरे वो 370, बस उतना ही बोलते हैं हमने ये कर दिया, हमने। वो बेचारा कश्मीरी ब्राह्मण आज भी परेशान है कि 70 तो आपने खत्म कर दिया, मगर क्या 70 साल फिर हमको इंतजार करवाइएगा, जल्दी से बसवाइए ना। वहां तो फिर आप आतंकवादी घटना घटवा दे रहे हैं, वहां तो अभी तक सिक्योरिटी नहीं हो पा रही है। तो ये सारी समस्या, एक उपलब्धि लेके, कल मैं एक पान की दुकान पे खड़ा था, तो पान का दुकानदार बोला कि मैं मोदी जी के से बहुत नाराज हूं, मुझे प्रधानमंत्री पसंद नहीं, बस एक चीज से मैं खुश हूं, उन्होंने 370 हटा दिया। हमने कहा यो आपका हम दूरे कर देते हैं। मैंने जब पूरे नाराज हो तो ये 370 पे क्यों सपोर्ट कर रहे हो। हमने कहा 370 हटे हुए अब 7-8 साल हो गए हैं, अभी तक कश्मीरी ब्राह्मण कितने गए हैं जो निर्वासित कर दिए गए थे, वो कितने वहां बसे हैं, उसका डेटा जरा कलेक्ट कर लीजिए, पता चल जाएगा। ये सब बेकार की बातें। तो ईरान और इसराइल का युद्ध नहीं है। ये एक होता है बोलते हैं माने लड़ाई, एक होता है जबरदस्ती। बिहार में हम लोग बोलते हैं लड़ाई माने हुड़ेरा मारना बोलते हैं, जबरदस्ती नहीं। कैसे लड़ेगा तू, तुझे लड़ना ही पड़ेगा हमसे। इंस्टिगेट कर रहे हैं हम। वो करके ईरान को जबरन लड़ाई में झोंका गया है। अमेरिका ये चाह रहा था, अब है नहीं, अब तो गया काम से, चाह रहा था कि ईरान पर 10, 20, 50, 100, 200 बम गिरा के, उसको घुटनों के बल ला के, उससे कुछ एग्रीमेंट करके, उससे भी परमानेंट जो रिसोर्सेज जो रशिया, चाइना और दूसरे ममालिक ले रहे हैं वो भी हम लें। बाकी अरब वाले से तो ले रहे, अरब तो सरेंडर हो गया, उसने तो बेच दे दिया। कतर सरेंडर हो गया, कतर ने बेच दे दिया। इराक सरेंडर हो गया, जहां जहां सरेंडर हुआ वहां बेस है। दुनिया में एक ही देश है जो सरेंडर नहीं हुआ, उसका नाम है अफगानिस्तान। अब दूसरा देश आया है ईरान, सरेंडर नहीं होगा, बेस नहीं देगा, और इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। ईरान जिस ढंग से अड़ा है और जिस ढंग से अब तक लड़ा है, दुनिया के इतिहास में उसे कोई भुला नहीं पाएगा। और ईरान इंशाअल्लाह, मैं बोलता हूँ अल्लाह ने चाहा तो, ईरान वो जो गाज़ा की तस्वीरें जैसी हम लोगों ने देखी है ना, वो तस्वीरें तल अवीव, हाइफा और उसके दूसरे शहरों की हम लोग बहुत जल्द देखने वाले हैं। उसकी प्रतीक्षा है, क्योंकि ईश्वर जो है ना सर्वशक्तिमान है, वो उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। और एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो आप करेंगे वो आप भरेंगे। मतलब निष्कर्ष आपने यहाँ पे बता दिया है। बिल्कुल, जो करेंगे वो भरेंगे। यदि आप अत्याचार और जुल्म करेंगे तो आपके ऊपर भी देर सवेर कोई ऐसा आएगा शासक जो अत्याचार और जुल्म करेगा। ये नियम है, ये कर्मश है। जो आरोप औरंगजेब पर, मुगलों पर लग रहे हैं, मुगलों की संतानों का स्थिति पूरे दुनिया में कहाँ चला गया वो। आज उसका संतान, उसका चाहने वाला, मानने वाला,
वो दूसरी सरकार आई, अंग्रेज ही आया पहले कुचल दिया मार के, चूंकि उसी से छीना था। फिर अंग्रेज ने जुल्म किया तो उसका संतान कहाँ गया? सूर्यास्त नहीं होता था बरतानिया का, आज बरतानिया भी अमेरिका के पीछे खड़ा है। बरतानिया भी कोई निर्णय अमेरिका के बगैर नहीं ले सकता। तो दुनिया बदलती है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते हैं। आज एक बड़ी बात कैमरे पे मैं बोल दूं, ये समय जो है निर्णायक समय है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा ईरान युद्ध के बाद। ये जो वन वे ट्रैफिक था कि ये काम अमेरिका, ये काम अमेरिका, आतंकवाद को खड़ा भी करेगा अमेरिका, आतंकवाद को मारेगा भी अमेरिका, ओसामा बिन लादेन भी बनाएगा अमेरिका, फिर उसको मार भी देगा अमेरिका, जैश मोहम्मद भी बनाएगा अमेरिका, आईएस भी खड़ा करेगा अमेरिका, फिर बशर अल असद की सरकार उसी आईएस से गिरवा भी देगा अमेरिका। अभी जो सीरिया में सरकार गिरी है और जो कब्जा हुआ है, बशर अल असद के सरकार को खत्म किया गया है, तो कब्जा तो आईएस का हुआ। वही आईएस, मैं यहाँ के अंधभक्तों को कहता हूँ पढ़ा करो, वही आईएस जिस पर अरबों रुपए का इनाम अमेरिका ने रखा, जिसको आतंकवादी घोषित किया गया, आज उसी के साथ अमेरिका ने मिलकर रूस समर्थित बशर अल असद की सरकार को गिराकर और उसकी सत्ता को स्थापित कर दिया। हाय रे अमेरिका, चित भी तेरा, पट भी तेरा, इधर भी तेरा, उधर भी तेरा। ईरान इसमें आखिरी कील साबित होगा और दुनिया के देशों को अवसर मिला है ईरान के कांधे पर बंदूक चलाने का। दुनिया के देशों से मेरी विनती है, इन शैतानों का खात्मा करने का समय आ गया। अगर ग्लोबल वायलेंस बनाना चाहते हैं, जो डिसवायलेंस पूरी दुनिया इस वक्त हो गई है, छोटे छोटे देशों को कोई पूछता भी नहीं है, डांट के भगा देता। जैसे गांव में नहीं सामंतवादी सोच के लोग जो है उसको स्पेस नहीं देते हैं, वैसे छोटे जो मुल्क हैं उसकी स्थिति बनी हुई है। सबको न्याय मिले, सबको इंसाफ मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको अपनी बात रखने का मौका मिले। ये जो ह्यूमन राइट्स हैं जिसकी लड़ाई दुनिया लड़ती है, आज जितने भी रेवोल्यूशन आए, चाहे पैगंबर आए, चाहे मैसेंजर आए, चाहे प्रोफेट आए, चाहे दूत आए, इन लोगों ने इक्वलिटी, समानता, अवसर, इसकी बात की थी। और भारत का संविधान जो बना था वो इसी को बेस बनाकर बनाया गया था कि हमारे यहाँ समानता, समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी हम वो उसी संविधान की ताकत से तो बोल रहे हैं। सऊदी अरब का मुसलमान बोल के दिखा दे जरा, ये भारत का संविधान है तो गुलाम सरवर बोल रहा। सऊदी अरब का कोई एनीबॉडी आदमी, बड़ा से बड़ा मुफ्ती भी बोल नहीं सकता सरकार के खिलाफ, और सऊदी अरब को कह रहा कि डेमोक्रेसी है। अब ये कौन सा डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी यहां देख भारत में कि गुलाम सरवर जैसा आदमी घंटों चिल्ला रहा, सरकार को भी निशाने पर ले रहा, सरकार की पॉलिसियों का भी जो है विरोध कर रहा। ये डेमोक्रेसी, एक्चुअल डेमोक्रेसी जो है वो हमारे यहाँ है। हमारे संविधान ने वो सिस्टम, वो सेटअप बनाया, दुनिया में यही लागू होना चाहिए, तभी हम विश्व गुरु होंगे। मोदी जी से मेरी विनती है, विश्व गुरु बनने का अवसर आ गया है, आइए मैदान में रोल प्ले कीजिए। G7 में जैसे ट्रंप भाग रहे थे, आपको भी वहां पे हल्ला हंगामा करके भागना चाहिए कि नहीं मैं आया हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना। कुछ बोलिएगा तब ना होगा, जा खाली ऐसे बैठ के पीछे से फोटो खिंचाएगा तो कैसे होगा? बोलिए कुछ। आप क्यों लड़खड़ाए हुए हैं? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं जी, भारत दुनिया का एक मजबूत देश, आप उसके प्रधानमंत्री हैं। आप आन बान शान, जहाज तो खरीद ही लिया आपने आन बान शान वाला, आप क्या टेंशन है? कोई जहाज कमजोर होता तो आप लड़खड़ाते भी। जहाज तो माशाल्लाह अमेरिका के बाद अब भारत के ही पास है, वो जो प्रधानमंत्री चलते हैं, तो फिर अब क्यों आपको लड़खड़ाना? रोल प्ले कीजिए, दुनिया इंतजार में है आपके कि कब हम विश्व गुरु बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, इतने तफ्तीश से हमारे तमाम दर्शकों को इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए। देखिए सर की बातों से एक बात तो साफ हो गई कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर इजराइल बम गिरा रहा है तो ईरान भी इस बार पीछे नहीं हटने वाला है। ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जाकर थमेगा, इसमें तमाम अपडेट्स आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए द जनता लाइव।